क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें 1500 प्लस सब्सक्राइबर ग्रुप में ले गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग कैसे कोशिश। किसी भी काम शुरू करने से पहले सब लोग आपसे पूछेंगे आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या संसाधन हैं। किसी देश की इकोनॉमी के लिए भी ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। संसाधन तो कई तरह के होते हैं, कुछ हैं प्रकृति के दिए हुए और कुछ हैं ह्यूमन बींग्स के बनाए हुए। प्रकृति वाले जो संसाधन हैं वो दो प्रकार के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से वाले होते हैं? जो बार बार निरंतर वो बार बार तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हवा, पानी, सनलाइट निरंतर हमें मिलता रहता है। और दूसरा है बायोटिक, जैविक, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और नॉन रिन्यूएबल क्या होंगे फिर? नॉन रिन्यूएबल है लाइक मेटल्स, माइनिंग करके जो आता है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल भी दो तरीके हैं, एक है नॉन रिसाइक्लेबल और एक है रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल है फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, आपने एक बार जला दिया तो फूक गया। और रिसाइक्लेबल है लाइक लोहा, आप घर के जो लोहे का सामान खराब हो जाता है, आपने उसे कबाड़ी वाले को बेच दिया, वो स्क्रैप आयरन किसी और को बेच देता है, वो उसे पिघला के फिर से लोहे की चीज़ तैयार करते हैं, तो रिसाइक्लेबल। तो ये तो रहा प्रकृति। और चलो अब देखते हैं ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया है। ह्यूमन बींग्स ने बनाया है क्वांटिटीज, वेट्स, मेजर्स, और उन्होंने बनाया है क्वालिटी, गुणवत्ता, और उन्होंने बनाए हैं इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, कोर्ट्स, ये सारी इंस्टीट्यूशंस से तो हैं। और उन्होंने बनाया है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो ये सारे संसाधन किसी भी देश के पास रहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सारे संसाधनों को बहुत केयरफुली यूज़ करें। सपोज आपने एक संसाधन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया, वो तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? बिग प्रॉब्लम। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसे संपोषणीय विकास करें, उसका हम सस्टेनेबल यूज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री से गर्म पानी निकल रहा है और वो गर्म पानी को नदी में छोड़ देते हैं, तो नदी में जो फिश हैं, नदी में जो प्लांट्स हैं, उनका क्या हाल होगा? फैक्ट्री से केमिकल वाला पानी निकल रहा है, उसको मैदान में छोड़ दिया, तो उस मैदान में जो फसल खड़ी थी, ये देखो, ये सारा फसल जल गया। दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा पानी निकालने से पहले उसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके फिर निकाला जाए। कई बार आप देखते हो धुआं उड़ रहा है, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हर चीज़ हवा में, प्रदूषण से हमारा ही तो लंग खराब हो रहा है। इसलिए फैक्ट्रीज के लिए ज़रूरत है कि वो स्मोक स्टैक में एक प्रेसिपिटेटर लगाए, इससे जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगी, पातन हो जाएगा उनका और क्लीन एयर बाहर निकलेगा। इसी तरह से संपोषणीय विकास बहुत ज़रूरी हो गया है। किसी भी देश में जब इतने सारे संसाधन होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी मैपिंग करें, हर जगह में जाकर एक लिस्ट बनाए कि वहाँ क्या संसाधन है। और लिस्ट बनाते वक्त उनको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले ओनरशिप किसकी है? इज़ इट अ प्राइवेट ओनरशिप और इज़ इट अ कम्युनल ओनरशिप और इज़ इट अ नेशनल ओनरशिप और इज़ इट अ इंटरनेशनल ओनरशिप? इस सब पे बड़ा फ़र्क आता है। एक और देखना पड़ेगा कि ये डेवलपमेंट की किस स्थिति में है। कुछ रिसोर्सेज तो हैं बहुत बढ़िया तरीके से हम डेवलप कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल एक कोल माइन, पर कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो हमारे पास हैं पर हमने उन्हें डेवलप अभी तक नहीं किया। बहुत सारे कारण होते हैं, या तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको डेवलप कर सके, तो ऐसे को हम कहते हैं स्टॉक या भंडारण। और हमारा दूसरा होता है कि हमारे पास है भी और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है पर अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए हमने उसका डेवलप नहीं किया, तो इसको हम कहेंगे रिजर्व, जो हमारे पास संजो के हमने रखा हुआ है। तो अब मैपिंग भी हमने कर ली, तो अब हम देखेंगे कि देश के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। जस्ट टेक अ लुक। ओ माय गुडनेस, इतने सारे रिसोर्स। हम आज सिर्फ एक देखेंगे, विच इज़ लैंड। भारत की लैंड भूमि कितनी है जानते हो? 3.28 लाख किलोमीटर्स। जरा सोचो कितना बड़ा देश है हमारा। और इस देश में लैंड अलग अलग किस्म के, कहीं पहाड़ तो कहीं पठार, कहीं नदी
तो कहीं वन भूमि, कहीं कृषि की ज़मीन, तो कहीं आपको मिलेगी चरागाह की ज़मीन, कहीं परती ज़मीन यानी कि फैलो लैंड, जो ज़मीन को रख दिया गया है, 2-3 साल रेस्ट करवाया जा रहा है, और कहीं बंजर ज़मीन जहाँ कुछ भी नहीं होता, कहीं पे शहर, कहीं पे गांव, कहीं पे सड़कें, कहीं पे फैक्ट्री, कहीं पे मॉल्स, ऐसे बहुत सारे हमको देखने को मिलेंगे। एक्साइटेड ना कि हमारे देश में कितने प्रकार से ज़मीन का यूज़ होता है। पर एक चीज़ याद रखो कि साथ साथ हमारे पास बहुत सारे टाइप के सॉइल्स भी हैं। मृदा, जो मिट्टी, कितने सारे टाइप्स के हैं। चलो इसको एक एक करके देखते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया होता है उसको हम कहते हैं एलुवियल लैंड या जलोढ़ भूमि। जब फ्लड्स आती हैं सारा लैंड पानी से भर जाता है, और जब फ्लड रिसीड करती है उस पर बहुत बढ़िया एक मिट्टी की परत होती है, उस पर आप दनादन उगाओ। क्या उगाओगे? राइस, व्हीट, शुगर केन, बहुत बढ़िया। हमारी जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, इंडस रिवर आती है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, यही काम तो करती हैं। एंड दिस इज सच ब्यूटिफुल लैंड। और सबसे बढ़िया होता है जो नई जलोढ़ भूमि हो, जिसको हम कहते हैं खादर। ये बहुत महीन होती है, और जिसमें थोड़े थोड़े कंकड़ होते हैं, वो पुरानी ज़मीन होती है, उसको हम कहते हैं बांगर। ऐसा आपको और भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? भारत के ईस्ट कोस्ट में। अच्छी तरह देखो, यहाँ पे नदियाँ आ रही हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यही काम तो कर रही हैं। जलोढ़ मिट्टी डाल रही हैं, और वहाँ पे खूब राइस की पैदावार होती है। अब भोजन तो कर लिया, अब हमें कपड़ों की ज़रूरत है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ये है महाराष्ट्र में। इतनी रिच, ये क्ले टाइप की सॉइल है, और इसमें पानी ना बहुत अच्छी तरह से पकड़ता है, और रिच क्रॉप्स ऑफ कॉटन इसमें तैयार होते हैं। अब काला सॉइल हो गया, तो लाल पीला सॉइल भी तो आना चाहिए। लाल पीला सॉइल है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ आंध्र प्रदेश में भी। लाल मतलब आयरन ओर से भरा हुआ। जब ये गीली होती है तब ये पीली लगती है, इसलिए इसे हम लाल पीली मिट्टी कहते हैं। बहुत ही रिच इन आयरन ओर, और ये आयरन ओर हमारे देश से खूब एक्सपोर्ट भी होती है। मैं आपको नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया सब बता रही हूँ, पर मैंने डेक्कन के बारे में तो आपको बहुत नहीं बताया। डेक्कन का जो मेन सॉइल है दैट इज़ लैटेराइट। ये क्या है कि बरसात से धुल धुल के ऊपर का सरफेस सॉइल का निकल गया है, तो नीचे वाला जो सॉइल है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, और इसमें ज़्यादातर ये वेजिटेशन उतना सपोर्ट नहीं करती है। पर इसमें अगर कुछ जैविक ह्यूमस मिल गया तो ये अच्छा फॉरेस्ट कवर भी सपोर्ट कर सकती है। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान और गुजरात की जो भूमि है ये ज़्यादातर बंजर भूमि है। बंजर क्यों? क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ सैंड, बहुत बालू है, और इसके नीचे न कंकड़ है, तो पानी बैठ ही नहीं पाती। एज अ रिजल्ट पौधे भी नहीं होते, और कहीं कहीं तो इतना खारा है कि गुजरात के, आपने ये पिक्चर्स देखो, सॉल्ट फ्लैट्स ऑफ गुजरात, यहाँ तो इतना नमक है कि नमक ही यहाँ तैयार किया जाता है। तो ये रहा बंजर भूमि। और हम थोड़ा सा अब जाएंगे ऊपर पहाड़ों की तरफ, हिमालय में, तो देखो नीचे से क्या बढ़िया वन भूमि, हा, पूरी लश। पर इससे ऊपर जब जाओगे तब देखो यहाँ दोनों तरफ हमारे यहाँ चरागाह की भूमि आ गई, और उससे भी ऊपर जा रहे हैं हम, अब शिलाएं आ रही हैं, और सबसे ऊपर जा रहे हैं तो बर्फ। तो ये रही हमारी पहाड़ी भूमि। तो इतनी सारी जो भूमि इंडिया में है, इसका कैसे लैंड यूज़ हो रहा है, इसका हम ये 2 ग्राफ से देखेंगे। एक मज़ेदार चीज़ नोट कर रहे हो कि पहले जो था और 2000 साल के बाद हमारी जो कृषि भूमि है और जो वन भूमि है ये बढ़ गई है। ये कैसे हुआ? 4 चीज़ें। नंबर 1, बंजर भूमि पे खूब वनीकरण किया गया, अच्छे फॉरेस्ट प्लांटेशंस बनाए गए। नंबर 2, कृषि भूमि में किसानों को बताया गया कि आप पट्टी फार्मिंग करिए, पट्टियों में डालिए, और साथ साथ एक ट्रीज़ का एक मेखला बना दीजिए, अ विंड बैरियर। तो इससे विंड इरोजन जो होता है, हवा से जो क्षरण होती है मिट्टी की, ये कम होगी। पहाड़ों में बताया गया कि आप समोच्च जुताई करिए, कॉन्टूर प्लाविंग, कि जैसा लैंड है उसी के हिसाब से आप इसकी प्लाविंग करिए, देखो इसको। और इसके साथ स्टेप फार्मिंग करिए, ऐसे टेरेस फार्मिंग करिए, तो इससे ना पानी का जो इरोजन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है।
और फाइनली फैक्ट्रीज़ को बताया गया कि आप जब पानी छोड़ेंगे या जब आप केमिकल्स छोड़ेंगे, आप बहुत ट्रीटमेंट करेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार ट्रीटमेंट करके, फ़िल्टर करो, कई बार फ़िल्टर करके, ठंडा करके, तभी आप इसको छोड़ना। तो इससे हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बच्चों, ये रहा हमारे देश के संसाधन। मैंने तो एक ही के बारे में बताया, पर बाकी संसाधन जो है उनके बारे में भी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका सारांश, एक के बाद एक आप देख लेना। और हमारा वादा है आपसे, 5 मिनट्स में चैप्टर क्लियर। इस वीडियो को एक बार देख लो, चैप्टर को एक बार पढ़ लो, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप तो हमारे सब्सक्राइबर बन ही रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बनते रहिए और रेगुलरली आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सब पे मिलिए। रोज़ हम इंस्पिरेशनल पोस्ट देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखते रहो। क से कोसी।